प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सिल्वर वेडिंग। जब सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई में 5:30 बज रहा था। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मताहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर देने भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने को कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए नए छोकरे चड्डन ने, जिसकी चौड़ी मोहरे वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू साहब, आपकी अपनी चूड़ीदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा करते हुए कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस प्रकार की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने को याद जरूर करते हैं, जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोले, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बहू, ये तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? इसी तरह नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ को सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठाक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए बहुत कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लग सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए थे कि वे अपने लिए कपड़े सिलवा ले और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधरा बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुताबिक होकर बोले, नो लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोले, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश हुए, झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, बड़े भाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब घोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत मिलाइए गुरुदेव, चाय मठरी लड्डू, बस इतना ही तो सौदा है, इसमें कौन सी आपकी बड़ी माया चली जाती है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट वापस चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ कर सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये तो हमेशा रखते हैं, भले उनका दैनिक खर्च नगण्य है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटरीट
तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा लगता है। और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तो उसके बारे में सोचना ही क्या। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट दो नोट दिए। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के 2 नोट और दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मतहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गप शाठक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और इसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बुढ़े थोड़े हो जो रोज रोज मंदिर जाओगे, इतना ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वो। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद के लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिस पे कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया के बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग तो सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत, लेकिन उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पथ की गर्मा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से अपने नाम एक अलॉट करवा लिया। पत्नी के ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, और इसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा करके मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वे जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा रहा है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ ही नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें आप रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कोई पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी देती है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की को देखकर खुश होते हैं, वहाँ समहाउ वह यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर वह सैम को दिलासा देते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना रखा है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे।
इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में बांधा गया मानो मैं जवान औरत नहीं विधवा थी। जितने भी नियम उनको बुढ़िया ताई के लिए थे वह सब मुझ पे लागू करवाए, ऐसा कहती हैं घरवाली बच्चों से। बच्चों से सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर यह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका क्या दोष है? मैं भी इन बातों को किसी उस हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला तो हो नहीं सकता। साफ बात। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शान्याल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करें तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा तो स्वयं उनका भी बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाली ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस तरफ गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौस खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब तो हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू ने उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशन तक कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात तो यह है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता और सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तो उसने यशोधर को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी तो ज़रूरी है। यही सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात कभी नहीं भूलते कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मरोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देखना। कौन करम ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं करा? जिम्मेदारी सर पड़ेगी ना, तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह भी किशनदा से ही विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू कभी कभी अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लो, यह बात यशोधर कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते उनके चेहरे पर जो मुस्कान खो जाती है, वो बच्चों को यह भी प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बच्चे, बीवी उनके उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है, जो उनकी रीत को मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए के फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की ये उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस।
गांव का पुश्तैनी घर तो कब का टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना ही होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छे से जानते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब नहीं देते बनता। उन्होंने तो हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अब भी उनकी पत्नी द्वारा भविष्य का सवाल उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। तब पत्नी कहती है, और अगर ऐसा ना हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि यह सब सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें उनमें तो हम एक की तरह ही सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बातें कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असी का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का कुछ खास मन नहीं लगा। सच तो यह है कि वे भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है ही नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदास की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। कभी कभी उनका मन शिकायत करता है, इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को भी तुम्हें कुछ स्थान देना होगा या नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन की प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करो, हम इसकी इस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने आप को झिड़का कि यह भी क्या हुआ। मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनने लगे, मगर व्याख्यान में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हुआ आई। परसों ही तो कार्ड आया था कि तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी लगा कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद तो नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदार के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों। बच्चे क्रुद्ध होते हैं। अभी उस दिन तो हद ही हो गई। कमाऊ बेटे ने कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही विरासत में मिला है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गाँव छोड़कर अपने विधवा बहू के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रखते। मैट्रिक पास करते ही वे दिल्ली आए और यहाँ रहे, कुआणे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी याद बना डालते हो। किशनदा को जो मालूम था वह उनके पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, सो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना था कि किशनदा थे तो जन्म से ही बूढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लग गए? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा तो क्या नहीं था। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, और वो भी गाने भी गाते थे, और वो भी सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन वे समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक भी तो है।
पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में ये बगैर बाह का ब्लाउज पहनना और रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की साहब शुरू कर दिए हैं ना, मुझे तो वो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयर वेयर, तुम लोगों को मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अपने पारिवारिक चिंतन में डूबे रहना अच्छा नहीं लगता। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तो मन किसी परम सत्ता में नहीं, परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें और साथ ही साथ अपने से भी कहते हैं कि पर हैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर हो जाने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रिस्क्राइब ठहरी ये चीज़ है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे और ये कहकर उन्हीं की तरह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंसते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरे शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे। सिंह किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना बहू, ऐसा कहते हुए कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर के लिए ले जाना शुरू कर दिया और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए। तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरा वो किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर लेते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देशी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में कुत्ते को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद भी उन्होंने कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज भी किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुनियों के दिन सब कुमाइयों के जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा किराए पे दे देना, ये और ऐसे ही कई काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह तो रह नहीं गया। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो ये पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझे सलाह लें जैसे मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा नताचा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड, तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट तो रहता नहीं। मानो ना मानो, झूठे मुंह से ही सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात को आप जानते ही नहीं तो हम आपसे क्या पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता अगर उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHH डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब आप छोड़ दें, हम कर लिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने कहा, जब वह एक दूसरे से कहने लगे कि तू कर तू कर, इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। तब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है। तभी से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता है, इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा।
कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है, नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे, यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन ये क्या, बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुंह ही सही, एक बार कहता तो। इस पर बेटे को अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपके पैसे से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता को ये क्वार्टर क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च करता है। कभी कारपेट भिजवा रहा है तो कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है तो कभी डनलप वाला डबल बेड, तो कभी सिंगार मेज, तो कभी टीवी, तो कभी फ्रिज। क्या क्या ये है। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, कहता है मेरी टीवी है समझे, इसे ना छुआ करो। क्वार्टर तो उसका ही हो गया, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से हो तो ठीक होता है। नौकरों को सौंपा कारोबार चौपटी हुआ करता है। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टर के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुआ था। बाहर बदरंग तख्ती में नाम लिखा है, Y.D. पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर Y.D. पंत को पहला धोखा हुआ कि वो किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदी में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनी थी। फिर उन्हें अपने बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है? इसका जवाब भी उन्होंने ही दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करने बरामदे में खड़े हैं। लड़की जीन्स और बिना बगैर बाहों का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। अरे वह सर पर पल्लू वल्लू कर लिया, बहुत पुराना, तुम्हारे कहने पर समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्री इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों चीज़ें ही आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को तो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बप्पा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और रिश्तेदार जमा हुए थे। उनके बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं। अभी तक मेरे बॉस आप ही की राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। ये टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इस साल SAM पास हुआ है और दूर के रिश्तेदार से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आए, यद्यपि वह खूब समझते हैं कि छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस, अनाउंस, एड, तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की है कि ये क्या बात हुई, समहाउ मेरे तो समझ में नहीं आता, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती थी कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर का निश्चित ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी समझ लिया गया हो। मिसाल के अनुसार जब बेटे ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वे यही करते हैं।
कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी ही नहीं लगती। तथापि वे मानते हैं, गैस न होने पर वे इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं, मेरी तो समझ ही नहीं आता कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना मेरी आदत में नहीं है और ये ठहरा इसी काम का। सुबह बना के रख लो और शाम को खा लो। इसमें रखा हुआ तो पानी भी मेरे मन को नहीं भाता, गला पकड़ लेता है। कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की वह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ प्रॉपर ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नहीं बटे, जिसने अपने विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार रुपए कर्ज लेकर किया बगैर किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बाबू बोले, मुझे आज बैठे बैठे ख्याल आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने तो आपके दफ्तर भी फ़ोन किया था, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है और इनकी सहायता से यशोधर बाबू को बेटे को अपना संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण बाबू को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं, ऐसे तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारी 2nd क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया, जिनकी मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले ही बता दिया गया हो और उनके और वाईटी पंथ होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर सिर्फ हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही यह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदा कहते थे, आना सबको चाहिए, सीखना हर एक बात की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, वह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा तो शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तो उसे केक के पीछे जाकर खड़े होने में कोई हिचक ना हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकाना सा महसूस हुआ। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू बोले, somehow I don't like this, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं केक नहीं खाता, उसमें अंडा होता है। उन्होंने याद दिलाया कि अभी कुछ वर्ष पहले तक तो आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लो। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी नहीं माने। उनका कहना था, मैंने अब तक संध्या नहीं की है। उस पर भूषण झुंझलाकर बोला, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद जब वह बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आनी सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधन ध्यान लगा कर बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से ही तो मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना तो कोई नहीं ठहरा इस दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथों में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बात करनी चाहिए।
उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझाने के लिए। हर रविवार किशनदास शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुकड़ते हुए किशनदास प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं भी उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा को तो वही अकेलापन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी तो किसी दिन अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू आगे बढ़ते उसके पहले ही घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची। क्या पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आज आसन से उठे और दबे सर में पूछे, मेहमान गए? पत्नी बोली, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर सभी रिश्तेदार ही हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले आए जिसे पहनकर संध्या करते थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से ही मिली थी और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़े है कि आप गमछा पहनकर ही बैठक में आ जाएं। पापा यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी हम वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सजाती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पकौड़ों पर पड़ी। बोली, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, यह तो आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। आहा, इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट प्रेजेंट, तुम खोलो, यही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसे हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। जब सवेरे आप दूध लेने जाते हैं ना बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अब इसे पहनकर जाया करें। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानोच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैश कसते हुए बोले, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोरों में जरा सी नमी चमक आई। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका ये जो बेटा कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर ही दूध लेने जाया करें, या वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशना उतर आया था जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो साथियों, ये थी बड़ी खूबसूरत सी कहानी सिल्वर वेडिंग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें। कल फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया लेकर। थैंक यू।